सर, इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह, ईरान संघर्ष में अब नया अपडेट क्या है? नीरज जी, देखिए, जहाँ तक इजराइल हमास का है सवाल, अभी लेटेस्ट अगर उसमें देखें तो मुख्य जो चीज़ें कुछ दिनों में हुई हैं उसमें है नसरुल्लाह तो मारा ही गया था। नसरुल्लाह के जो सक्सेसर है हाशिम सैफदानी, उसको भी मार गिराया है बॉम्बिंग करके इजराइल ने। और जो हाशिम सैफदानी जो है वो नसरुल्लाह का ही एक रिश्तेदार था, जो कि इनके मिलिट्री ऑपरेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन और इनकी जो फाइनेंशियल है उस चीज़ों को देखता था। तो मुश्किल अभी काफ़ी हो गई है, क्योंकि अब इजराइल ने इनके तकरीबन जो टॉप लीडरशिप है दोनों के, हिजबुल्लाह और इधर हमास के, दोनों को ख़त्म कर दिया है। और जो इनके दूसरे सेकंड, जो कहते हैं सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप है, दूसरी जमात जो इनके लीडरशिप है, उनको भी ये टारगेट कर रहे हैं अभी। तो ये जो है काफ़ी इफेक्ट ला रहा है। लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी है, देखिए, आज तकरीबन 44,000 लोग मारे गए फ़िलिस्तीन में, लाखों वहाँ से बेघर हो गए हैं। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि नॉर्मल पेस पर अगर गाजा का रीडेवलपमेंट करना पड़ा तो 300 साल लग जाएंगे। आप समझिए क्या हालत है वहाँ पर। अभी पीढ़ी वहाँ ख़त्म हो रही है, पीढ़ियाँ ख़त्म हो रही हैं। और कहा तो ये जा रहा है कि जो ऑफिशियल फिगर दे रहे हैं कि 1 लाख से ज़्यादा इंजर्ड हैं, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ें हैं, लोग अभी भी जो मलबे से बाहर नहीं निकल पाए हैं, निकाले गए हैं, जो लाशें नहीं निकली हैं, वो जो है लाख से ऊपर जाती हैं और करीब 2 लाख के आसपास ऐसे हैं जो इंजर्ड हैं। याह्या सिनवार को इन्होंने मार दिया, जो अभी उनका बना था चीफ। अब जो है हमास ने कहा है कि जो नया चीफ उनका होगा उसको पब्लिक में वो नहीं आने देंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी लीडरशिप को टारगेट करेगा ही इजराइल। तो ये देखिए कंडीशन आ गई है वहाँ पर। इजराइल जहाँ तक है, बेरूत को देखिए, लेबनान में कितनी अभी वहाँ तबाही हो रही है, बेरूत तक जो है तबाही हो रही है। लेकिन चुन चुन के जो ठिकाने हैं हिजबुल्लाह के, उनके ऊपर बॉम्बिंग कर रहा है इजराइल। साउथ लेबनान में ज़रूर उसने ज़मीनी लड़ाई भी की है और उनकी सेना कुछ हद तक पहुंच गई है, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत दूर तक जाएंगे। बफर जोन क्रिएट करना चाहेंगे कि बफर जोन बने और जहां से कि कोई हिजबुल्लाह वहां पर ना आ पाए, कुछ अपने ठिकाने नहीं बना पाए, और उसकी पेट्रोलिंग ये लोग करें कि जिससे कि वो सीधी अटैक नहीं कर पाएँ या सरप्राइज नहीं कर पाएँ इजराइल को। क्योंकि ज़्यादा अंदर जाएंगे तो हर हालत में इजराइल को 2006 की जो लड़ाई थी उसके बाद जैसे पीछे आना पड़ा था, उस हिसाब से इनको फिर पीछे आना पड़ेगा। दूसरा, जो वहाँ पर एक तरह से अगर देखिए आप, लेबनान में ऑलरेडी बेरूत तक पहुँच गया है, अटैक कर रहा है इजराइल। जो सीरिया में, वहाँ भी जो दमश्क का जो पोर्ट है वहाँ भी पहुँच गया है, वहाँ भी उसने अटैक किया है। गाज़ा में तो राफ़ा में हो ही रहा है, राफ़ा में तो उसने और ज़्यादा जगह बोला है लोगों को खाली करने के लिए। और ऐसा लग रहा है कि पूरे जो फ़लस्तीन के लोग हैं उनको 50 किलोमीटर के एरिया में ले आ करके ही इजराइल रख देगा, और बाकी एरिया को या तो बफर जोन या अपने कब्जे वाली जगह बनाएगा। वो बात की बात है। यमन में भी हुदादा के जो पोर्ट है वहाँ तक जो है इजराइल अटैक कर रहा है। बंकर बस्टर जो बॉम्ब्स हैं 2000 पाउंड वाले, उनका काफ़ी इस्तेमाल कर रहा है। और इसकी वजह से उसने जो उनके लीडर्स हैं, जो अपने हाइडआउट्स के अंदर हैं, जो टनल्स के अंदर हैं, उनको जो है टारगेट कर रहा है। वेपन्स, हथियार, स्टोरेज वगैरह जो उनकी है वो सारे उसकी वजह से टारगेट कर रहा है। तो इस वजह से जो है काफ़ी नुकसान कर रहा है भी इजराइल। लेकिन ऐसा नहीं है कि इजराइल की भी अपनी परेशानी नहीं है। एयर डिफेंस में अभी भी काफ़ी कमी है।
देखिए कमी तब नज़र आई थी जब ईरान ने 200 मिसाइल्स फायर की थी और काफ़ी कुछ उसमें से आ गई थी इजराइल के अंदर, एक दो जगह पर नुकसान भी हुआ था। हिजबुल्लाह से अभी भी ड्रोन्स काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं जो आयरन ड्रोन से रुक नहीं पा रहे हैं। और एक आपको पता ही है कि नेतन्याहू के घर तक जो है एक पहुंच गया था। इनके कई मिलिट्री ठिकाने चाहे गोलान हाइट्स में हैं या तेल अवीव के पास तक जो हैं, हाइफा में, वो सब टारगेट हुए हैं। तो इजराइल की भी मुश्किल बढ़ी है इसकी वजह से। अभी ईरान अभी तक डायरेक्टली नहीं आया है, लेकिन मुश्किल तो इनकी है। और सबसे बड़ी मुश्किल देखिए, अभी जो स्पाई रिंग, स्पाई गैंग अभी जो इजराइल ने जेरूसलम में पकड़ा है, जिसमें कि ये कह रहे थे कि 2 ग्रुप्स थे, इनके 7 लोगों के ग्रुप थे जो कि ज्यूजी थे, अजरबैजान से आए हुए थे, ईरान से उनके संबंध थे, सब तकरीबन 17 साल से लेकर 25-30 साल इसी के ग्रुप में थे। मैक्सिमम तो 17 से 23 साल के ग्रुप में थे और तकरीबन 4-5 साल से ये काम वहाँ कर रहे थे। और उन्होंने तकरीबन और भी लोग थे जो कि बहुत पहले से काम कर रहे थे, 7-8-10 साल से काम कर रहे थे वहाँ पर। और इन लोगों ने तकरीबन 600 मिशंस को अंजाम दिया है। और अभी जो है लेटेस्ट जो टारगेटिंग हाइफा या गोलान हाइट्स के जो इनके ठिकाने थे इजराइल के, वहाँ पर उन्होंने जो है उसकी स्थिति दी और वहाँ पर टारगेटिंग कराई। तो ये सब चीज़ें अभी इनको जा कर के पता लगा है। ये लोग बहुत बड़ा गैंग था जिनको क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट्स होते थे, तब पहले काम से पहले और बाद में, और कुछ कैश में भी दिया जाता था। कहा तो जा रहा है कि कुछ ईरान और रूस के भी कुछ इन्वॉल्वमेंट थी इसमें। और कुछ टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट देखिए। इसके अलावा अमेरिका में जो इजराइल का प्लान था ईरान पर अटैक का, वो भी जो है मीडिया में आ गया है। कहा यह जा रहा है कि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कि अरियाना नाम की लेडी थी, जो कि ईरानियन मूल की थी बट अमेरिकन नागरिक थी, अमेरिका के उसने काम कर रही थी वहाँ पर, सिक्योरिटी क्लियरेंस भी था उसका। और उसने जो है एक डील की थी उसने, और जो टेलीग्राम चैनल के थ्रू उसने मिडिल ईस्ट के एक न्यूज एजेंसी को वो पास ऑन कर दिया था जो प्लान था, जो लीक आउट हुआ है, जिसके ऊपर काफ़ी नाराज़गी इजराइल ने भी जताई थी और अमेरिका ने भी कहा कि हम इसको जांच रहे हैं कि ये कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके खिलाफ भी रिपोर्ट आ रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये जानबूझकर लीक कराया गया। अपने इन जो कुछ इन्वॉल्व थे इनके एजेंट्स जो ईरान के लिए काम कर रहे थे, उनका खुलासा करने के लिए, और दूसरा ईरान के ऊपर प्रेशर और डालने के लिए। तो दोनों चीज़ें हैं, लेकिन दोनों चीज़ें एक दूसरे की कमजोरी को जाहिर करती हैं। तो ये भी एक स्पाई गैंग जो था वो तो एक प्रेशर था ही इजराइल में। तो दूसरी जो और इजराइल के पास मुश्किल है, वर्ल्ड ओपिनियन देखिए आज इजराइल के पक्ष में नहीं है उतनी ज़्यादा, क्योंकि लग ये रहा है कि इजराइल को जितना करना चाहिए था, जितना बदला लेना था, उसे बहुत आगे जा रहा है, इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। आर्म्स एम्युनिशन वेपन्स की कमी उनके पास ऑलरेडी है। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि इजराइल के आर्मी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं नेतन्याहू का ऑपरेशन। वो चाहते हैं कि शांति प्रस्ताव पर आगे बढ़ा जाए और जो हॉस्टेजेस हैं उनको सबसे पहले वापस लाया जाए। यहाँ तक कहा जा रहा है कि तकरीबन ये 130 से ज़्यादा रिजाइन कर चुके हैं इनके आर्मी से, और कुछ और ने भी लिख के दे रखा है। तो ये हालात अंदरूनी हैं जो कि लोग भी कुछ इजराइल के वो भी पहले हॉस्टेजेस को वापस चाहते हैं। हालांकि नेतन्याहू की जो क्रेडिबिलिटी थी
जो पहले बहुत नीचे हो गई थी वो अब थोड़ी ऊपर जरूर हुई है, जब उन्होंने इतने लीडर्स खास करके जो इन्वॉल्व थे अक्टूबर 7 अटैक में, हिजबुल्लाह और हमास के, उनको मार गिराया। लेकिन जो मिसाइल्स ईरान से आए, जो अभी ड्रोन्स आ रहे हैं, तेल अवीव तक पहुंच रहे हैं, रेजिडेंशियल एरियाज में पहुंच रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं, वो जो है कुछ खिलाफ जा रहे हैं, नेतन्याहू और उनके गवर्नमेंट के खिलाफ। ईरान के खिलाफ अभी भी क्या करना है डिसाइड नहीं कर पाए हैं, कैसे करना है, क्योंकि अगर बदला नहीं लेंगे तो इनकी क्रेडिबिलिटी फिर नीचे चले जाएंगे अपने ही देश में। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी चीज़ एक जो कही जा रही थी कि 1 साल से ऊपर तो हम देख ही रहे हैं कि ये हो गया, कि कहीं पूरे वेस्ट एशिया में ये एस्केलेशन ना हो जाए, लड़ाई फैल नहीं जाए। मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई फैलेगी अब, क्योंकि मैक्सिमम जो देश हैं मिडिल ईस्ट के वो चुप हैं इस मामले में, कोई कुछ इतना ज़्यादा नहीं बोल रहा है। हाँ, पीस प्लान के बारे में लोग ज़रूर बोल रहे हैं। ईरान एक अकेला है, लेकिन वो भी अब डरा हुआ है कि क्या बदला लेगा इजराइल। अमेरिका के पर भी वो अमेरिका से दबाव डाल रहा है कि इजराइल पर दबाव डाले कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज और ऑयल फैसिलिटीज पर नहीं उसको नुकसान नहीं किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी से भी और जो अरब के देश हैं उनसे भी उन्होंने बोला है, यहाँ तक आए कि वो इनकी एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स को आना ना दें अपने एयर स्पेस से। तो ये जो चीज़ें हैं ये दबाव तो डाल ही रही हैं इजराइल के ऊपर। इसके अलावा जो मुख्य चीज़ है, देखिए, एक चीज़ तो इसमें बहुत साफ है कि इजराइल जीत रहा है। इस जंग को इजराइल अपने तरीके से जीत रहा है और इससे अमेरिका को भी काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल रहा है। बजाय कि यूक्रेन में जहां उसने करोड़ों बिलियन डॉलर लगा दिए, वहां नहीं मिल रहा है, यहां उसको ज़रूर मिल रहा है। और उसने हमास को तो काफ़ी डाउन कर दिया, हिजबुल्लाह उतना नहीं हुआ। हिजबुल्लाह फिर भी आ सकता अगर ईरान की मदद मिलती है, बाकी अगर चीन रूस की मदद मिलती है तो। लेकिन हमास को डाउन तो कर दिया, लेकिन हमास के लीडर्स मारे गए, हिजबुल्लाह के लीडर्स मारे गए, लेकिन जो आइडियोलॉजी है जिसको लेकर के हमास चला था वो अभी नहीं रुका है और वो मुझे नहीं लगता कि ये डाउन कर पाएंगे। हाँ, कुछ समय के लिए अगर युद्ध रुक भी जाता है तो कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए, 10, 15, 20 भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है कि ये वहाँ रुका रहे, लेकिन ये आइडियोलॉजी रुकेगी नहीं। अगर आगे बढ़ती रहेगी तो वो उससे फ़र्क पड़ेगा। और ईरान अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आगे बढ़ जाए, इनको और मदद करे हिजबुल्लाह और हमास को, तो शायद इजराइल का और नुकसान हो सकता है। इजराइल भी देखिए वो चाहेगा कि जो भी शांति प्रस्ताव आए, शांति प्रस्ताव जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है इजिप्ट के साथ, वो जरूर कंट्रोल करना चाहेगा, क्योंकि अंदर आने का एक मुख्य जगह है वो उधर से। दूसरा, बफर जोन जरूर क्रिएट करना चाहेगा गाजा में, जिससे कि उतने वहाँ पर कोई जो है हमास की तरह का कोई फोर्स नहीं बन पाए, ना आ पाए। वहाँ पर ये मॉनिटर करता रहे इजराइल, और इसको पिछली बार की तरह ऐसा ना हो कोई सरप्राइज मिले, और इसको वो मॉनिटर करता रहेगा, उसकी रेकी करता रहे, जिससे कि कोई फिर से अटैक करने की हिम्मत वहाँ से नहीं करे। दूसरा जो है, इजराइल की जो सबसे बड़ी जो दुनिया भर में उसको अगर इस बारे में कंडमनेशन हो रहा है, वो है विलफुल इंडिफरेंस की जो हालत ख़राब है। मतलब एक तरह से भुखमरी जो कहते हैं, वो एक तरह का वहाँ फेमीन और भुखमरी एक हथियार बन गए हैं। लोग मारे जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन से लेकर के कई देश कह रहे हैं कि वहाँ एड नहीं पहुँच पा रहा है, और लग ये रहा है दुनिया को कि इजराइल ये कह रहा है कि या तो हमारी बात मानो या भूखों मरो। इस चीज़ को लेकर के जरूर उसमें किरकिरी है इजराइल की। औरतें बच्चे ज़्यादा मर रहे हैं,
उनके बारे में भी। लेकिन जैसे मैंने कहा, बाकी देशों से कोई, अरब देशों से कोई बहुत कुछ नहीं आया है इनके खिलाफ। हाँ, ये जरूर हुआ है कि जो कुछ सुन्नी बहुल देश हैं, जैसे यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरेबिया हैं, इन लोगों ने जो रिलेशंस नॉर्मलाइज कर रहे थे पहले इजराइल के साथ, वो उन्होंने रोक दिया है। और अगर थोड़ी अभी जो बाकी देश हैं, मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं, उसमें इजराइल के खिलाफ भावनाएं बढ़ी, जो आहत हुई हैं, उनकी गुस्सा बढ़ा है, वो ज़रूर है। पीस इनिशिएटिव्स लग रहा है, सब चाहते हैं कि हो। ब्लिंकन देखिए, एंटोनी ब्लिंकन जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, 11वीं बार अभी आए थे इजराइल में। 12 महीनों में 11 बार आ चुके हैं। वहाँ से यूएई में गए थे कि कैसे बात आगे बढ़ाई जाए पीस इनिशिएटिव की, जिसकी ज़रूरत दोनों को है। ब्लिंकन ने यहाँ तक कहा कि अब ये समय आ गया है कि इजराइल आगे बढ़ चुका है कि अब जो है शांति के प्रस्ताव पर आगे बढ़ा जाए। अमेरिका के इलेक्शंस में देखिए, बहुत ज़रूरी है, अगर यहाँ भी शांति प्रस्ताव हो जाए और यूक्रेन और रूस का, तो शायद काफ़ी फ़ायदा होगा वहाँ पर इलेक्शंस में। लेकिन मुख्य चीज़ यही है कि क्या हमास ये मानेगा शर्त उसको कुछ ही इलाके में रहने देने के लिए। हमास का तो इजराइल चाहता ही नहीं है कि कोई इफेक्ट हो, टोटली बाहर रहे। गाज़ा में और जगह इजराइल अपने पास रखे, इनको थोड़े ही इलाके में रखे। जो लीडरशिप है इनकी, वो तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जैसे मैंने कहा, वो ज़रूर आगे बढ़ेगी। और जो अभी चीज़ें देखी हैं, जो उन्होंने मंजर अभी देखा है, वो जो उनके दिमाग में ज़रूर रहेगा। और ये मुश्किल होगा इतनी जल्दी कि ये चीज़ें रुक पाएंगी। इजराइल को खुद को अपनी क्षमता काफ़ी आगे बढ़ानी ही पड़ेगी। और अमेरिका की भूमिका अब शायद ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि अब उसको विश्वास हो गया है कि इजराइल उसके इंटरेस्ट को वहाँ कायम रखेगा, जिस तरह उसने अभी कायम किया है। और इजराइल के जो लोग हैं, वो भी ये चाहेंगे कि उनकी मजबूती ऐसी बनी रहे कि कोई देश या कोई भी ऐसा संगठन दोबारा उनकी तरफ नहीं देखे। लेकिन क्या नेतन्याहू दूसरे के दिए हुए प्रस्ताव को मानेंगे अपने खिलाफ, जो वो चाहते हैं? क्या हिजबुल्लाह इसके लिए तैयार होगा? क्या हमास तैयार होगा? ये भी नहीं लगता कि इतनी जल्दी हो पाएगा। लेकिन बातचीत और डिप्लोमेसी से भारत ने तो जरूर दिखा दिया है, और अभी भी कह रहा है भारत कि इससे पॉसिबल है और हो सकता है। ईरान के नए राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्होंने आग्रह किया कि क्योंकि आपके इजराइल से अच्छे संबंध हैं, तो देखिए कि कुछ बड़ा बवाल नहीं हो पाए, क्योंकि इजराइल तो पूरी तैयारी कर चुका है। बिल्कुल। तो अब एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि जहां भी दो देश आपस में उलझे हुए होते हैं, वो भारत की ओर ही मदद के लिए देखते हैं। तो ये भारत ने एक बड़ी भूमिका में आ गया। देखिए, बिल्कुल सही है। और उसके अलावा जिसकी आपने ईरान की बात की, ईरान के साथ तो भारत के संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं पहले से ही जी। इनके देखिए, पिछले जो राष्ट्रपति थे वो तो आए भी थे भारत, उनके साथ भी अच्छे संबंध थे। इसमें जो अभी हैं उनके साथ पहली मीटिंग थी, और देखिए कितनी अच्छे एटमॉस्फेयर में मीटिंग हुई। हालांकि ये भी था बीच में कि इनके जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने जरूर कुछ न कुछ स्टेटमेंट कभी भारतीय दे देते हैं वहाँ मुसलमानों के बारे में, लेकिन उसको अगर आप छोड़ दीजिए तो देखिए संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं। और भारत में भी उनसे काफ़ी एक तरह से देखा जाए तो घनिष्ठता है, शुरू से रही है। और जो भारत अपना स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस और जो हमारी रणनीति है उसके हिसाब से चाबहार पोर्ट का हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जी, और ईरान के लिए भी है जी। कि आपको पता है कि दर्शकों को हमने बताया था पहले भी कि चाबहार पोर्ट में काफ़ी पैसा, तकरीबन $500 मिलियन भारत ने ऑलरेडी लगा चुका है जी, और 10 साल के लिए भारत ने उसको ऑपरेट करना है जी। और उससे ईरान को भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, हमको भी पड़ेगा जी, खाड़ी के बाकी देशों को भी फ़र्क पड़ेगा, ख़ास करके अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशियन जो रीजन्स हैं जी, तो इनके लिए काफ़ी फ़र्क
उससे पड़ेगा। जी दूसरी चीज़, ईरान ऑलरेडी, ईरान के ऊपर काफ़ी सैंक्शंस लगे हुए हैं। जी ईरान अब उसने ज़रूर 200 मिसाइलें अभी दागी थीं जी। और देखिए ये भी मानना पड़ेगा कि उन्होंने दागी मिसाइलें और एक तरह से भेद दिया जो इजराइल का, जो हम किला कहते हैं एयर डिफेंस का। जी तो उनको डर तो है जी कि अब इजराइल अगर उनके जो मुख्य दो चीज़ें हैं, जी ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं, ऑयल रिफाइनरीज और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उन पर अगर अटैक करता है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। जी और वही नहीं, पूरे रीजन के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। जी। और ईरान हर जगह से, आप देखिए इससे पहले उन्होंने अमेरिका तक दूसरे चैनल से बात की थी जी। कि भाई इन पर नहीं अटैक हो, जी। और लगभग अमेरिका ने भी यही बोला था जी। कि न्यूक्लियर और इंस्टॉलेशंस पर नहीं होनी चाहिए थी। जी। और इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें सब जानते हैं, ईरान भी जानता है, बाकी दुनिया जानती है कि इजराइल से भी अच्छे संबंध हैं जी। प्रधानमंत्री के। और मैं भी कहूँगा सिर्फ भारत के नहीं, प्रधानमंत्री के, उनके प्रधानमंत्री के साथ 1 to 1 जो कहते हैं जी। वो भी संबंध अच्छे हैं। जी। जी। और जैसे मैंने कहा, ईरान के साथ अभी संबंध बेहतर हुए जी। हैं, तो जरूर उनको लगा है, जी तभी उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को के द्वारा ये संदेश जी दिया है। और जरूर प्रधानमंत्री इसमें जो हमेशा करते हैं जी। वो जरूर वहाँ नेतन्याहू से बात करेंगे। और मुझे लगता है कि इनके हस्तक्षेप से कुछ तो फर्क जरूर पड़ेगा। जी। और जैसा आपने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत अब एक ऐसे स्टेज पर आ गया है जी। कि चाहे वो एशिया है, जी। चाहे वो यूरोप है, चाहे मिडिल ईस्ट है, जी। बाकी जो भी देश हैं, उनके लिए भारत एक इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण जो देश बन गया है जी। मध्यस्थता करने के लिए। हाँ, मैं कहूँगा यूरोप में लोग अभी भी, कुछ गवर्नमेंट्स वो अपनी सुपीरियरिटी देखते हैं, जी। लेकिन उनको भी महसूस हो रहा है कि भारत स्टेज पर आ गया है और उनको कभी न कभी ये मानना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।